हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर 2 जेईई एडवांस का 2010 का। तो इसमें हमारा पहले कितने क्वेश्चन करना है, 6 सिंगल ऑप्शन करेक्ट वाले क्वेश्चंस हैं हमारे। तो उसमें हम लोगों को पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है, टोटल 19 क्वेश्चन थे। तो उसमें पहला क्वेश्चन है हमारा कि लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन है ऑन इंटरवल -1 से +1 के लिए डिफाइंड है सच दैट e की पावर -x इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर दिया गया है बच्चों, 2 प्लस हमारा 0 to x हमारा स्क्वायर रूट ऑफ हमारा t की पावर 4 + 1 dt ऐसा दिया गया है फंक्शन। तो हमको ये बताना है कि f इनवर्स x हमारा एफ एक्स ये फंक्शन है, तो इसका f इनवर्स x है। तो हमको निकालना है कि f इनवर्स x डैश 2, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा f इनवर्स x जो भी फंक्शन होगा तो उसका डेरिवेटिव करें और एट x इज इक्वल टू 2 पे उसका वैल्यू निकालना है। तो ये तो हमारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि अगर gx क्या हो जाए, gx इज इक्वल टू हमारा f इनवर्स x के बराबर है, तो फिर हम लोग जानते हैं कि g ऑफ एफ एक्स किसके बराबर होता है, g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के बराबर होता है बच्चों। तो फिर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो एफ डैश एक्स इंटू जी डैश हमारा एफ एक्स आ जाता है। तो जी डैश एफ एक्स आ जाता है, तो बेसिकली हमको क्या निकालना है, जी डैश 2 निकालना है। तो ये हमारा जी डैश एफ एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया, 1/f डैश एक्स बन चुका है। तो यहाँ पर हमको ये निकालना है कि ऐसा कि जी डैश हमारा जी डैश 2 निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ये हमारा था, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 कब होगा, हम लोग यहाँ पर बात करें तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2 कब होगा। तो ये वैल्यू हमारी एक्स की कैसे निकालते हैं हम लोग, यहाँ पर ऑब्जर्व करके ही निकाला जाता है, गेस करके। वो वैल्यू हर एक क्वेश्चन आपको कहीं पर भी मिले, ऑब्जर्व करके ही तुरंत वैल्यू निकल कर आ जाती है। तो हम लोग देख सकते हैं कि f0 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि g डैश 2 इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 1/f डैश 0। एफ डैश 0 के बराबर ये हो चुका है, तो x का वैल्यू हमारा क्या हो गया, 0 के बराबर होगा। तब f0 कितना होगा, 2 के बराबर। अब यहाँ से अगर बात करें तो ये क्या लिखा हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा 2 टाइम्स e की पावर x ए की पावर एक्स प्लस हमारा क्या लिखा हुआ है, ए की पावर एक्स इंटू 0 to x स्क्वायर रूट ऑफ 1 + t की पावर 4 dt ऐसा लिखा हुआ है बच्चों। तो फिर इसको क्या किया जा सकता है कि f डैश निकालें, f डैश x इज इक्वल टू 2 टाइम्स e की पावर x प्लस e की पावर x, और ये हमारा क्या रहेगा 0 to x 1 + t की पावर 4 dt प्लस हमारा e की पावर x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x की पावर 4 ऐसा होगा। यहाँ से f डैश 0 निकाला जाए तो वो क्या होगा हमारा बच्चों, ये हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 1 होगा, और ये क्या होगा, ये हमारा क्या होगा 0 to x था, तो 0 to 0 मतलब 0 हो गया, ये टर्म 0, और ये कितना होगा हमारा e की पावर 0, और ये हमारा इंटू 1 मतलब 1 हो गया हमारा, ये हमारा 3। तो f डैश 0 इज इक्वल टू 3 आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1/3 क्या होगा कि हमारा g डैश 2 हो जाएगा। मीन्स इसका वैल्यू आंसर क्या होगा हमारा 1/3 के बराबर होगा। इस तरीके से बच्चों ये हमारा पहला क्वेश्चन इसका किया जा सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वो ऐसा दिया गया है कि हमको दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स में ऐसा बोला गया है कि एक वेक्टर को कितना रोटेट कर दिया जाए कि वो परपेंडिकुलर हो जाए। तो वो एंगल हमको बेसिकली निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपके जो सीक्वेंस है क्वेश्चन का वो चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सिंगल ऑप्शन करेक्ट कितने हैं, 6 क्वेश्चंस हैं, तो वो आपको बताया जा रहा है। ए बी एक वेक्टर दिया गया है और ए डी वेक्टर है, तो ए बी, और ऐसा अगर बात करें ए बी वेक्टर है तो ये हमारा क्या हुआ, ये ए बी वेक्टर ऐसा कुछ हो गया, ये हमारा ए डी वेक्टर, तो ए डी वेक्टर ऐसा हो गया। तो इसका वैल्यू दिया गया है हमारा ए बी वेक्टर इज इक्वल टू हमारा 2i + 10j + 11k ऐसा दिया गया है।
और हमारा एडी वेक्टर है हमारा -i + 2j + 2k, ऐसा दिया गया है। तो बच्चों इसमें ये बोला गया है कि हमारा एडी को कितना क्या कर दिया जाए, ऐसा बोला गया द साइड एडी इज रोटेटेड बाय एन एक्यूट एंगल अल्फा इन द प्लेन ऑफ हमारा पैरेललोग्राम सो दैट एडी बिकम्स एडी डैश एंड एडी डैश if AD dash make a right angle with the side AB then the cosine of the angle, बेसिकली हमारा इसको रोटेट किया गया, एक्यूट एंगल से रोटेट किया गया है, तो ये हमारा क्या बन गया, AD डैश बन गया। तो ये 90 डिग्री हो जाए तो ये कितने एंगल से रोटेट किया गया अल्फा से, वो हमको निकालना है। ये अगर अल्फा है तो ये हमारा कितना होगा, 90 माइनस अल्फा होगा। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट अगर किया जाए हमारा, तो ये क्या आएगा, अगर इसको हमारा ए वेक्टर माने, इसको बी वेक्टर माना जाए, तो ये हमारा क्या है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए इनटू मॉडुलस ऑफ ये बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और ये, और कॉस ऑफ क्या होगा 90 माइनस अल्फा हो जाएगा बच्चों। 90 माइनस अल्फा हो गया तो यहाँ पे ए डॉट बी अगर किया जाए तो वो कितना आएगा, -2 + 20 प्लस हमारा 22। इसका मतलब क्या हुआ ये किसके बराबर हो गया, ये हमारा हो गया 40 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितने के बराबर होगा, 2 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस हमारा 11 स्क्वायर इनटू ये क्या होगा हमारा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो इसका वैल्यू का अगर बात करें तो ये तो हमारा क्या हो गया 9 के बराबर हो चुका है। अगर इसका बात करें तो ये कितना हो गया हमारा 121, तो 225 का स्क्वायर रूट अगर करें तो कितना होता है हमारा 15 के बराबर होता है, तो 15 × 3 इसका मतलब क्या हुआ 40 अपॉन क्या बन गया हमारा 45 इज इक्वल टू हमारा साइन अल्फा का वैल्यू ये आ चुका है, मीन्स 8/9 के बराबर आ गया। तो हमारा कॉस अल्फा क्या होगा बच्चों, कॉस अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस हमारा क्या होगा 8 स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी, अंदर स्क्वायर रूट में क्या रहेगा 81 - 64, तो 81 - 64 किया जाए तो ये कितना आएगा हमारा, ये 717 आ जाएगा। तो ये √17/9 ये क्या होगा, ये कॉस ऑफ अल्फा हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। बच्चों तीसरा क्वेश्चन था कि हमारा ये करना है हमको, ये दिया गया एक सेट दिया गया S इज इक्वल टू हमारा 1 2 3 4, ये हमारे क्या है कि इसके एलिमेंट्स हैं द टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ ये, मतलब हमारा मान लिया जाए कि हमको ऐसा निकालना है ए बी, ये क्या है हमारे ए बी हमारे सबसेट्स हैं एस के, वो इस तरीके से होने चाहिए कि क्या है हमारे क्या है कि वो डिसजॉइंट होना चाहिए। तो डिसजॉइंट का मतलब होता है बच्चों कि ए इंटरसेक्शन बी क्या किया जाए डिसजॉइंट का मतलब हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी किया जाए तो वो क्या आना चाहिए, नल सेट आना चाहिए, फाई आना चाहिए। और इसमें ऐसा बोला गया है कि अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ डिसजॉइंट सबसेट्स, अनऑर्डर्ड पेयर का मतलब हुआ ये बच्चों कि ए कॉमा बी, अगर ए और बी दो सेट हो गए तो इसको ए एक ही काउंट करना है, बी कॉमा ए को अलग नहीं काउंट करना है। अनऑर्डर्ड पेयर का मतलब हुआ कि ए कॉमा बी और बी कॉमा ए को हमको क्या ट्रीट करना है, सेम ट्रीट करना है। ए बी सी आर सबसेट्स ऑफ एस, ऐसा बोला गया है। तो जैसे अगर इसका कोई एक एलिमेंट लिया जाए तो उसके पास बच्चों क्या चॉइस होंगी, अगर ए और बी का इंटरसेक्शन फाई होना है तो उसके पास 3 चॉइस होंगी। क्या चॉइस होंगी, हर एक एलिमेंट के पास ईच एलिमेंट हैज 3 चॉइसेस। 3 चॉइसेस का मतलब ये हुआ बच्चों कि हमारा इसमें चला गया तो इसमें नहीं जा सकता है, और इसमें अगर नहीं गया तो इसमें जा सकता है, या फिर हमारा किसी में भी ना जाए। तो ये हमारा हर एक एलिमेंट के पास बच्चों क्या है कि 3 चॉइसेस है। 3 चॉइस है तो कितने हमारे पास एलिमेंट्स हैं, वो हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं।
तो अब हमको ये सोचना है कि अगर इसमें ऐसा किया गया तो ये टोटल हमारे कितने केसेस बन गए। टोटल हमारे पास आ गए टोटल 3 की पावर 4। ये हमारे क्या है टोटल सबसेट्स ए कॉमा बी। लेकिन इसमें क्या हुआ होगा, इसमें हमारे ये जितने भी केसेस हैं इसमें क्या काउंट किया गया होगा, ए कॉमा बी को और बी कॉमा ए को क्या काउंट किया गया होगा, इसको डिफरेंट काउंट किया गया होगा, डिफरेंट काउंट किया गया होगा। अब इन दोनों को डिफरेंट काउंट किया गया है, लेकिन आंसर में हमको क्या बताना है कि ये अनऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। तो हम लोग इसमें ये सोचें कि हर एक केस क्या हुआ होगा, हर एक केस हमारा 2 बार काउंट हुआ होगा, एक्सेप्ट कौन सा केस कि हमारा जब a इज इक्वल टू 5 रहा होगा और b इज इक्वल टू 5 रहा होगा। वो कब आया होगा कि हमारा ये वाला सिचुएशन में मतलब हर एक एलिमेंट ना तो इसके पास गया ना तो इसके पास गया, तो उस सिचुएशन में हमारा एक ही केस रहा होगा, 5 एक बार काउंट हुआ होगा। बाकी हमारे दोनों अगर कोई भी सिचुएशन कोई भी सबसेट्स लिए जाएं तो वो हमारा a कॉमा बी और b कॉमा ए क्या काउंट किए गए होंगे बच्चों, वो डिफरेंट काउंट किए गए होंगे। इसलिए आप बोल सकते हैं कि हमारा ये केस एक बार काउंट किया गया है, बाकी सारे केसेज हमारे क्या किए गए हैं, 2 बार काउंट किए गए हैं। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ डिसजॉइंट सबसेट ए एंड बी इज इक्वल टू क्या होगा, 3 की पावर 4 प्लस 1/2 मीन्स हमारा क्या आ जाएगा 41 आ जाएगा। ये कैसे आया है बच्चों, एक बार फिर से आप देख लें, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमको अनऑर्डर्ड पेयर लेना था, अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ सबसेट्स लेने थे, मतलब ए कॉमा बी और बी कॉमा ए को सेम ही ट्रीट करना है आपको। लेकिन अगर ये ऐसे नंबर ऑफ हम लोगों ने सबसेट्स सिलेक्ट कर लिया तो फिर उसमें क्या हुआ होगा, ऑर्डर्ड पेयर भी आ गया होगा। उसका मतलब ये हुआ कि अगर ए हमारा बन गया 1 और बी हमारा सबसेट बन गया 2,3, ये हमारे 2 एलिमेंट, तो ये वाला सबसेट और हमारा ए का वैल्यू ये हो जाए और बी का वैल्यू ये हो जाए, ये हमारा इसमें 2 बार काउंट किया गया होगा बच्चों। इसलिए हमारा क्या है कि 1 ऐड करके इसको आधा कर दिया जाए तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये बच्चों तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन है आपका, चौथा क्वेश्चन है कि आपको करना है कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वेक्टर 3D का क्वेश्चन है कि इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ये फ्रॉम द प्लेन ये इज 5, मतलब ऐसा दिया गया कि अल्फा ग्रेटर देन 0 है बच्चों, और इसमें हमारा P पॉइंट से जहां से डिस्टेंस बोला गया है 5 यूनिट 1, -2, 1 और ये प्लेन है x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू अल्फा, ये दिया गया है। ये इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस हमारा क्या है 5 के बराबर दिया गया है। तो 5 के बराबर दिया गया तो ये प्लेन है, ये पॉइंट है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों निकालना है, वो 5 के बराबर दिया गया। तो ये पॉइंट इसमें रख दिया जाए तो ये 1 - 4 माइनस क्या आएगा 2 माइनस अल्फा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ हमारा क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा बच्चों, ये 5 के बराबर दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ये क्या बन गया 5 प्लस अल्फा का मॉडुलस अपॉन स्क्वायर, ये हमारा कितना बचेगा नीचे, ये हमारा 3 के बराबर रहेगा, ये हमारा 3 के बराबर हुआ तो ये आ गया 15 के बराबर। तो यहाँ से बच्चों अल्फा का वैल्यू क्या निकल कर आएगा, अल्फा इज इक्वल टू 10 आएगा और हमारा -20 आएगा। तो -20 रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा बच्चों, क्योंकि हमारा क्या है अल्फा को पॉजिटिव हमारा क्वेश्चन में ही दिया गया है। अब ये पॉजिटिव दिया गया है तो फिर इसमें हम लोगों को क्या करना है कि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो 1, -2, 1 है,
ये हमारा मालूम ही है हमको, ये पॉइंट लेमडा के टर्म्स में इस स्ट्रेट लाइन में माना जा सकता है, तो ये पी पॉइंट है, तो ये पी ए। तो इक्वेशन ऑफ पी ए सब लोगों को आपको लिखना आता है। कैसे कि हम लोग की ये जो प्लेन है तो इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो हमको मालूम होते हैं, तो वो डायरेक्शन रेशियो अगर मालूम है तो आप लाइन में जनरल पॉइंट मान के ये निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी भी अगर डायरेक्ट लिख दिया जाए तुरंत, तो वो हमारा क्या होगा, वो हो जाएगा x माइनस वन अपॉन ये 1 इज इक्वल टू ये 2 रहेगा, ये माइनस 2 रहेगा, और ये पॉइंट था हमारा y प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा z माइनस 1। तो इसको लेमडा के बराबर मान के ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको क्या लिखे जा सकते हैं, लेमडा प्लस 1 कॉमा 2 लेमडा माइनस 2, और ये क्या लिखा जा सकता है हमारा 2 लेमडा प्लस 1। तो इसकी ये इसको क्या करना है, अल्फा इज इक्वल टू 10 आ गया, इसमें रख दिया जाए, ये पॉइंट रख देंगे तो अल्फा लेमडा आ जाएगा बच्चों। लेमडा अगर निकल कर आ गया तो फिर आप क्या कर सकते हैं, वो डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, सब कुछ सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा बोर्ड लेवल का ही क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये दिया गया है बच्चों। 5 क्वेश्चन नंबर है कि वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि एक हमारा सिग्नल ट्रांसफर किया जा रहा है, वो ए पे रिसीव किया जा रहा है, और फिर क्या है हमारा ये बी पे रिसीव किया जा रहा है। तो ऐसा हो रहा है, ये मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, सिग्नल जनरेटर है। तो सिग्नल जनरेटर, तो सिग्नल जनरेटर से सिग्नल जनरेट हुआ, फिर ए के द्वारा रिसीव हुआ, फिर हमारा बी के द्वारा रिसीव हुआ। तो एक बार पढ़ लेते हैं। ए सिग्नल विच कैन बी ग्रीन और रेड विथ प्रोबेबिलिटी ए रेस्पेक्टिवली इज रिसीव्ड बाय स्टेशन ए and then transmitted to station B. The probability that each station receiving the signal correctly, each signal ये receiving करेक्टली, इसका हमारा प्रोबेबिलिटी दिया गया है हमारा 3/4, और हमारा ग्रीन सिग्नल जनरेट करने का हमारा क्या प्रोबेबिलिटी दिया गया है, 4/5। रेड का क्या दिया गया है, 1/5। तो हम लोगों को ये बोला गया है कि हमारा द सिग्नल रिसीव्ड एट स्टेशन बी इज ग्रीन, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओरिजिनल, हम लोग पहले ये निकालें कि हमारा प्रोबेबिलिटी कि हमारा बी के द्वारा बी रिसीव्ड ग्रीन सिग्नल, तो ये हमारा ग्रीन सिग्नल अगर रिसीव करे तो इसका क्या हमारा प्रोबेबिलिटी है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा बेस थ्योरम पे डायरेक्टली क्वेश्चन है। तो हमारा बी ग्रीन रिसीव किया, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये ग्रीन रिसीव किया, तो ये हमारा कहाँ से क्या आया हो, ग्रीन आया हो यहाँ से, और ये यहाँ से क्या ट्रांसमिट किया गया हो, ग्रीन ट्रांसमिट किया गया हो। ये सिचुएशन हो सकती है। या फिर हमारा क्या हो सकता है कि हमारा यहाँ पर ग्रीन रिसीव हुआ, ये हमारा क्या है कि ये रेड आया हो, ये गलत रिसीव कर लिया हो, और ये हमारा सही रिसीव किया हो, ये आर बन गया हो। या फिर बच्चों क्या हो सकता है कि ये ग्रीन रिसीव किया और ये हमारा क्या आया हो, ये हमारा रेड ऐसा आया हो, और ये हमारा ये गलत रिसीव कर लिया हो, और यहाँ से क्या ट्रांसफर किया गया हो, ग्रीन किया गया हो। मतलब क्या हुआ, ग्रीन सिग्नल जनरेटर से आया सिग्नल, इसने गलत रिसीव किया, तो ये हमारा गलत रिसीव किया तो आर आ गया, रेड आ गया, फिर इसने रेड ट्रांसफर किया और इसने भी क्या किया, गलत रिसीव कर लिया। तो ये 3 केसेज हमारे ऐसे आए होंगे बच्चों। तो 3 केसेज ऐसे आ गए तो फिर क्या होगा कि इसका हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ये वाला हम लोग बात करें कि ग्रीन सबने सही रिसीव किया, तो पहले ग्रीन सिग्नल जनरेट होना चाहिए, तो उसका हमारा क्या चांस था, 4/5 था, और फिर हमारा दोनों ने सही रिसीव किया, तो 3/4 इंटू 3/4। ऐसे ही क्या हुआ कि रेड सिग्नल हमारा जनरेट हुआ, 1/5 हुआ, और हमारा क्या हो जाए, ये हमारा कितना रिसीव करे, ये हमारा रेड ही रिसीव करे, मतलब हमारा करेक्ट सिग्नल रिसीव किया,
तो 3/4, और वो क्या रिसीव करे, गलत करे, मतलब 1/4। ऐसे ही बात करें और कौन सा केस की ग्रीन सिग्नल मतलब 4/5 हो जाए, और फिर हमारा क्या हुआ कि रेड रिसीव किया, रेड रिसीव का मतलब हुआ कि गलत रिसीव किया 1/4, और ये भी गलत रिसीव किया तो 1/4। तो ये हमारा क्या हो गया कि हमारा बी के द्वारा, बी जो भी हमारा सिग्नल एक्सेप्टर है, तो वो हमारा क्या कर रहा है कि वो हमारा ऐसा किसने क्या रिसीव किया, ग्रीन सिग्नल रिसीव किया, तो उसका ये चांस हो गया। अब हमारा इसमें वो प्रोबेबिलिटी निकालना है बच्चों कि हमारा क्या किया जाए, कि हमारा क्या होना चाहिए। बोला गया है कि द ओरिजिनल सिग्नल वाज ग्रीन, ओरिजिनल हमारा सिग्नल क्या है, ग्रीन है। ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन हमारा कब कब था, इस और इस सिचुएशन में था। तो हम लोग बोल सकते हैं ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 4 × 3 × 3 अपॉन हमारा 5 × 4 × 4 प्लस हमारा क्या रहेगा 4/5 × 1/4 अपॉन 1 ये हमारा इन तीनों का सम, इन तीनों का सम आप बच्चों सॉल्व करके इसको आसानी से निकाल सकते हैं कि इनका सबका सम किया जाए। बेसिकली ये हमारा क्या है, डायरेक्टली हमारा क्या है, बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, टोटल प्रोबेबिलिटी को यूज किया गया है। तो ये हमारा 4/5, ये हमारा क्या रहेगा 1/5 × 3/4 × 1/4। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस तरीके से बच्चों आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन सिंगल ऑप्शन करेक्ट टाइप का, तो वो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वो है कि r = 0, 1, 2 से लगाकर 10 तक के लिए है। AR क्या है, AR है हमारा 10CR, 10CR है हमारा। और हमारा BR क्या है, BR है बच्चों 20CR, और हमारा CR क्या दिया गया है, CR दिया गया है 30CR। ये वैल्यूज आपको दी गई हैं, तो आपको समेशन इसका वैल्यू निकालना है। R = 1 to 10 ऐसा है, और AR इंटू हमारा क्या है B10, B10 इंटू BR माइनस हमारा C10 इंटू AR। बच्चों ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसमें आपको ये दिया गया है कि AR क्या है कि 1 + x⁻10 में हमारा x की पावर r का कोफिशिएंट है, तो बेसिकली वो क्या बन जाएगा, वो हमारा 10 की पावर क्या बनेगा, वो हमारा क्या बन जाएगा 10CR बन जाएगा। मीन्स हमारा AR = हमारा 10CR हो गया, BR = क्या हो गया 20CR हो गया बच्चों। और हमारा अगर बात करें कि CR का वैल्यू, तो वो 30CR बन चुका है। तो इन समेशन को अलग अलग हम लोग कर लें कि R = 1 to 10, और ये क्या है हमारा B10 इंटू AR इंटू BR ऐसा है। तो इसको हम लोग पहले सिंप्लीफाई करें तो B10 तो कांस्टेंट के तरीके से काम करेगा, और ये बन गया हमारा R1 to 10, और ये हमारा B10 का वैल्यू भी आपको मालूम ही है कि किसके बराबर है 20C10 के बराबर है बच्चों। तो ये 20C10 हो गया। ये हमारा क्या है AR, AR का मतलब हुआ 10CR, और ये हमारा 20CR बन गया, ऐसा बन गया बच्चों। तो फिर यहाँ पर आपको इस टाइप के जो हमारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं उसमें डिफरेंट सीरीज होती हैं, उनके सम आपको बताए गए हैं। तो हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20CR को कि 20 - R ऐसे लिखा जा सकता है। अब ये हमारा 10CR इंटू 20 - R, और यहाँ पर R = 0 to हमारा 10 होता, तो इसका सम हम लोग तुरंत जानते हैं क्या होता है हमारा होता है 30C20, 30C20 के बराबर होता है। लेकिन ये R यहाँ पर कहाँ से वेरी कर रहा है, 1 से वेरी कर रहा है, तो इसका सम हो जाएगा बच्चों 20C10 इंटू हमारा इसका वैल्यू आया, इसका वैल्यू आएगा हमारा 30C20 माइनस हमारा 1 के बराबर। ये हमारा सिचुएशन हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर बात करें समेशन हमारा AR स्क्वायर, और ये हमारा क्या है ये हमारा C10 है, C10 का मतलब हुआ 30C10,
तो ये हमारा दूसरा समेशन ये अलग कर लिया जाए, ए आर इंटू ये कर लिया जाए, तो ये आ गया हमारा। अब यहाँ पर भी r इज इक्वल टू क्या है, 1 2 हमारा 10 है, तो ये आएगा हमारा 30c10 इंटू इसका वैल्यू हमारा किसके बराबर होता था, वो हमारा होता था ए आर हमारा क्या था, 10cr था, तो 10cr का होल स्क्वायर का समेशन r इज इक्वल टू अगर 0 से 10 तक होता तो वो क्या होता है, 20c10 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 20c10 -1 होगा, क्योंकि r का वैल्यू 0 नहीं लिया गया है इस सीरीज में। तो इन दोनों का बच्चों आपको क्या करना था, डिफरेंस करना था। तो इन दोनों का आप अगर डिफरेंस करें तो वो क्या आएगा आपको, वो ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपको ये हमारा 30c10 माइनस 20c10। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको क्या समझा जा सकता है, C10, और इसको क्या समझा जा सकता है, B10 समझा जा सकता है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन आप इससे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्लास में करते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को अब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो अगले टाइप के क्वेश्चन है हमारे वो क्या है, इंटीजर टाइप है। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन बच्चों कैसे करेंगे वो आप यहाँ पर देखें। तो उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है इंटीजर टाइप में। इंटीजर टाइप का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। उसमें ऐसा बोला गया है बच्चों, के क्या है हमारा पॉजिटिव रियल नंबर है, r प्लस है, और ए हमारा एक कोई मैट्रिक्स दिया गया है, ए मैट्रिक्स दिया गया है हमारा 2k-1, और ये क्या है हमारा 2 रूट के और ये हमारा -2 ऐसा है। और हमारा दूसरा जो कॉलम है वो है हमारा 2 रूट के 1 2k ऐसा, और -1 -2 रूट के। तो ये बच्चों आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है। दूसरा मैट्रिक्स है आपका कि हमारा ये दूसरा मैट्रिक्स है, ये हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू फॉर ऑड ऑर्डर क्या होता है बच्चों, वो हमारा 0 के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं कि ये क्या बन गया, 2k-1, ये रूट के बन गया, और इस एलिमेंट का बात करें तो 2 रूट के। तो डेट ऑफ बी का अगर बात करें तो वो हमारा किसके बराबर है, वो तो 0 के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हमको ये दिया गया है इसमें कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए प्लस डेट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू 10⁶ ऐसा दिया गया है बच्चों। तो अगर हमारा एडजॉइंट ऑफ बी का देखो, अगर ये है हमारा कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, तो वो अगर 3×3 का अगर हमारा ये मैट्रिक्स है तो वो हमारा क्या होता है, डेट ऑफ ए का होल स्क्वायर ऐसा होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ हमारा ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड आप बोर्ड लेवल पे भी याद रखते हैं बच्चों। तो ये अगर आपको मालूम है डेट ऑफ बी 0 हो गया तो इसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा आपका, और ये किसके बराबर होगा, डेट ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁶ के बराबर। तो डेट ऑफ ए क्या क्या हो जाएगा, डेट ऑफ ए इज इक्वल टू हमारा हो गया बच्चों 10, हमारा क्या होगा 10³ हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ से ये जो वैल्यू निकल कर आई हैं तो ये हमारा डेट ऑफ ए इज इक्वल टू हमारा 10³ हो गया। आप इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू सिंप्लीफाई करें, इसका अगर आप वैल्यू सिंप्लीफाई करें तो वो के वगैरह में रूट के में हमारा क्वाड्रेटिक रहेगी। तो वहाँ से आप लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 10³ यूज करके के का वैल्यू निकाल सकते हैं। के हमारा कैसा नंबर है, हमारा पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हमको आपको ये ये हमारा क्या पता चलेगा कि हमारा के में जो इक्वेशन बनेगी तो उसमें आपको क्या निकालना है कि हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ के निकालना है। तो बेसिकली जो भी ये इक्वेशन बनेगी बच्चों तो उसको आप ऑब्जर्व करके ये निकाल लें कि उसका रूट हमारा कहाँ से कहाँ के बीच में है, तो फिर आप इसका वैल्यू आसानी से निकाल पाएंगे। तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो अपने आप भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आप कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों,
तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये जरूर ऐसी इक्वेशन बनेगी। हो सकता है ये क्यूबिक इक्वेशन बने बच्चों, तो उसको आपको ये देखना होगा कि अगर हमारा क्या हुआ कि हमारा रूट के में वो क्यूबिक इक्वेशन है तो आप उसको एफ के मान लें, एफ डैश के करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव रहा होगा, मीन्स इंक्रीजिंग ही होगा। तो उसका एक रूट रहेगा तो हम लोगों को ये चेक करना होगा कि किस किस रेंज में के की किस वैल्यू के लिए हमारा ये पॉजिटिव हो रहा है और निगेटिव हो रहा है। वो लगातार इंटीजर्स ढूंढने होंगे जब उसका साइन चेंज हो रहा होगा। तो ये बच्चों आप अपने आप खुद ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। 8 में आपको ये करना है कि हमारा क्या है कि एफ डैश एक्स दिया गया है और जी एक्स कुछ फंक्शन हमारा डिफाइन किया गया है। तो आपको ये बताना है कि कब वो इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में अगर बात करें तो 8 में ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पर हमारा पिछले क्वेश्चन में हमारा ऐसा निकल कर आया था। 7 नंबर क्वेश्चन को एक बार फिर से आप देख लें। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की पावर 6 था। तो इसमें आपको क्या करना है कि डेट ऑफ ए की वैल्यू, डेट ऑफ ए तो हमारा पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है बच्चों। तो ये हमारा +-10 क्यूब भी आपको लेना होगा, दोनों के लिए आपको चेक करना होगा, दोनों के लिए आपको चेक करना रहेगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 का अगर बात करें तो 8 में ये दिया गया है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हमारा 2010 इंटू एक्स माइनस 2009 इंटू हमारा क्या है एक्स माइनस 2010 x माइनस 2010 x माइनस 2010 का होल स्क्वायर इंटू हमारा क्या है x माइनस 2011 का क्यूब इंटू हमारा क्या है x माइनस 2012 की पावर हमारा क्या है 4 है। ऐसा बोला गया कि ये एफ डैश एक्स है बच्चों। और हमारा जी एक्स जो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या बोला गया है एल एन जी एक्स बोला गया है। मीन्स हमारा जी एक्स क्या हुआ जी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एफ एक्स हो गया है। तो हमारा जी डैश एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा कि एफ डैश एक्स इंटू ई की पावर एफ एक्स, ऐसा बन जाएगा। अब इसमें आपको ये बताना है कि जी एक्स हमारा जी एक्स का लोकल मैक्सिमम कब हो रहा होगा। तो बच्चों तो जी एक्स हमारा का लोकल मैक्सिमम बताना है। तो ये हमारा ये टर्म तो ई की पावर एफ एक्स 0 हो नहीं सकता है। तो हमारा जी डैश एक्स इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। वो कब 0 होगा जब हमारा एफ डैश एक्स क्या रहेगा 0 के बराबर रहेगा। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स हम लोग क्या करें कि एफ डैश एक्स का साइन डिसाइड करें, साइन स्कीम लगाया जाए। तो वो हमारे रूट्स क्या क्या दिए गए हैं 2009 दिया गया है, 2010 ऐसा दिया गया है, 2011 है, 2012 है। तो हम लोग अगर बात करें कि x का वैल्यू 2012 से बड़ा हुआ तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, एफ डैश एक्स पॉजिटिव रहेगा। दूसरा अगर हमारा अगर 2012 पे पावर कितनी है 4 है तो इसका मतलब इसका साइन चेंज नहीं होगा यहाँ पर, तो ये भी पॉजिटिव रहा होगा। 11 पे क्या है कि साइन हमारा चेंज हुआ, फिर हमारा 2010 पे क्या है साइन नहीं चेंज हुआ, फिर हमारा इसमें क्या है साइन चेंज हुआ। तो ये हमारा क्या है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव रहा। अब हमको ये है कि पॉइंट ऑफ क्या बोला गया है लोकल मैक्सिमा। इसका मतलब हमारा स्लोप क्या होना चाहिए कि हमारा क्या होना चाहिए हमारा पॉजिटिव से निगेटिव होना चाहिए। अगर लोकल मैक्सिमा का बात कर रहा है तो पॉजिटिव से निगेटिव कहाँ पर हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव यहाँ पर ही सिर्फ हो रहा है हमारा। तो हम लोग तुरंत बोल सकते हैं कि हमारा क्या होगा x इज इक्वल टू 2009 ही हमारा क्या होगा इसका लोकल मैक्सिमा होगा। बाकी हमारा एफ डैश एक्स ये था तो बाकी हमारा कोई भी लोकल
लोकल हमारा मैक्सिमा किसका नहीं होगा, जी डैश एक्स का नहीं होगा। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, ये करने लायक क्वेश्चन था बच्चों, तो ये आप कर सकते हैं। जेई में क्या रहता है कि आपको आधे क्वेश्चंस जरूर आसान मिलते हैं, तो वो आप कॉन्फिडेंस रखें उसमें। 50% आपने अगर मैथ्स कर लिया तो आपकी बहुत ही अच्छी रैंक आती है, तो उस चीज़ को आपको माइंड में रखना है। आपको पूरा 100% पेपर नहीं करना होता है। आपको मान लो कि मैथ्स में मैक्सिमम बच्चे, अगर बात करें अब टॉपर्स का बात नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारा 50% 60% आपने अटेम्प्ट कर लिया तो वो सफिशियंट होता है आपको बहुत ही अच्छी रैंक लाने में। तो इस चीज को भी आपको माइंड में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 का अगर बात करें तो ऐसा बोला गया है कि A1 इज इक्वल टू 15 है, और ऐसा बोला गया है हमारा 27 माइनस 2 टाइम्स A2 हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0। ऐसा बोला गया है, मीन्स A2 इज लेस देन 27/2 ऐसा बोला गया है। और हमको ये बोला गया है कि ए के इज इक्वल टू किसके बराबर है, ए के इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए के माइनस 1 माइनस हमारा ए के माइनस 2 ऐसा दिया गया है। मीन्स ए के माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, ए के प्लस ए के माइनस 2 अपॉन 2। तो बेसिकली आपको बच्चों सीक्वेंस एंड सीरीज में बताया गया है कि अगर कोई एक सीरीज है और वो क्या करता है, इस तरीके का पैटर्न फॉलो करता है, तो वो हमारा किस में होगा, एपी में होता है बच्चों। तो फिर ये क्या हो जाएंगे कि A1 A2 A3 इसे लगाकर AN, ये हमारे किस में होंगे, एपी में हो जाएंगे, विल बी इन एपी। ये जो हमारा रिलेशन है ये किसका प्रॉपर्टी होता है बच्चों, ये एपी का ही प्रॉपर्टी होता है। ये हमारा बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारा दो टर्म लिए गए, उनके बीच का हमारा क्या है, उसका एवरेज है। तो हमारा ये एपी में हो जाएंगे A1 A2। इसको आप बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं कि ये हमारा एपी का ही प्रॉपर्टी है। इसको डिफरेंस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। क्या लिखा जा सकता है इसको, ए के माइनस 1 इज इक्वल टू ए के माइनस 1 माइनस ए के माइनस 2। तो बेसिकली दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमारा सेम बोला गया है। तो आप यहाँ से भी ऐसे भी इसको सोच सकते हैं। जब भी आपको मैथ्स में समझ में नहीं आता है तो आप एग्जाम्पल ले लें, छोटे से स्टार्ट करें, तो आपको आसानी से समझ में चीजें आती हैं। अब ये हमारा क्या है, ऐसा बोला गया ये रिलेशन किसके लिए वैलिड है, ये हमारा वैलिड है के ग्रेटर देन 3 के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हमारा ये दिया गया है कि A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर से लगाकर A11 का स्क्वायर अपॉन हमारा 11 इज इक्वल टू 90 के बराबर है। तो बच्चों आप क्या कर सकते हैं कि A1 हमको 15 दिया गया है, तो A2 क्या मान सकते हैं आप, 15 प्लस डी मान सकते हैं। A3 क्या मान सकते हैं, 15 प्लस 2D मान सकते हैं। और फिर आप क्या करें कि इसमें ये वैल्यूज रख दें, तो ये क्या होगा, डी में हमारी क्या बनेगी, डी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। वो क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व करेंगे तो डी की दो वैल्यू निकल कर आ रही होंगी, एक ही वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी। कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी, जिसके लिए हमारा A2 जो आना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, 27/2 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस इसमें आपको इस टर्म का मीनिंग समझना था कि सारे टर्म्स क्या होंगे, आपके एपी में हो जाएंगे। तो सारे टर्म्स एपी में है तो फिर आप तुरंत इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यही हमारा इस क्वेश्चन का मेन टारगेट था। अब अगला क्वेश्चन अगर आप करें तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वो क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों 10 हमारा बोला गया है कि हमारा एक सर्कल है। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमारी दो कॉर्ड्स दी गई हैं, पैरेलल कॉर्ड्स, ये सेंटर है। इसका रेडियस आपको दिया गया है कि हमारा सर्कल का रेडियस कितना है, रेडियस 2 के बराबर है। तो आपको ये बोला गया कि हमारा ये जो एंगल बनाता है, ये जो इनके बीच का डिस्टेंस आपको दिया गया है, इनके पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों, वो दिया गया हमारा √3 + 1। तो √3 + 1 क्या है कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। और ऐसा बोला गया है कि इफ द कॉर्ड्स सबटेंड एट द सेंटर एंगल्स ऑफ ये π/k और 2π/k।
तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल बोला गया है कि हमारा 2π/k है, ये बोला गया हमारा π/k है, तो ये एंगल बच्चों कितना हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग π/2k हो जाएगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा π/k हो जाएगा। रेडियस हमारा बच्चों 2 के बराबर है, तो ये लेंथ प्लस ये लेंथ हमारा इसके बराबर दिया गया है, तो ये लेंथ बच्चों कितना हो जाएगा, 2 का प्रोजेक्शन ले लिया जाए 2 cos π/k ऐसा रहेगा, और प्लस ये क्या होगा हमारा 2 टाइम्स हमारा cos ऑफ पाई अपॉन हमारा क्या हो जाएगा पाई अपॉन हमारा 2k ऐसा होगा। इसका वैल्यू आपको क्या दिया गया √3+1 के बराबर, तो ये √3+1 हो गया बच्चों। तो फिर इसमें आप क्या कर सकते हैं कि हमारा cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगाएं, तो वो क्या बन जाएगा, वो 4 टाइम्स हमारा cos ऑफ ये क्या बनेगा 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गया होगा, तो cos ऑफ a प्लस b बाई 2, a प्लस b बाई 2 का अगर बात करें तो वो किसके बराबर होगा, और cos ऑफ a माइनस b बाई 2, इसका मतलब हमारा क्या बन गया, हमारा पाई अगर बात करें a प्लस बी, इसको हम लोग 2 ऐसा भी मान लें तो ये हमारा क्या बना होगा 3, ये हमारा 3π अपॉन 4k ऐसा रहा होगा, और अगर इनका डिफरेंस किया जाए अपॉन करें तो ये हमारा ऐसा रहेगा बच्चों, तो ये हमारा √3+1। तो जब भी ऐसी थोड़ी सी इक्वेशन बनती हैं तो आपको क्या करना है कि सोचना है कि क्या 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री, आपको बिल्कुल जनरल मेथड आना चाहिए, लेकिन जो ये कैलकुलेशन आपको करने के लिए देता है, जो इक्वेशन बनती है बच्चों, तो क्या होता है कि इसमें जनरली हमारे यही एंगल से निकल कर आते हैं। आपको इसके बाद वो कैलकुलेशन आपको सॉल्व नहीं करना होगा कि आप क्वाड्रेटिक वगैरह बनाएं, तो ये आपको नहीं करना होता है। ये आप यहाँ से अगर ऐसे देखें कि ये लिखा हुआ है cos ऑफ हमारा cos ऑफ ये क्या लिखा हुआ है, अगर हम लोग क्या करें cos ऑफ 3π अपॉन 4k इंटू हमारा cos ऑफ हमारा पाई अपॉन 4k ऐसा इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है हमारा √3+1 अपॉन ये 4 बन गया, 4 को क्या लिख दिया जाए 2√2 इंटू 1 अपॉन √2 लिख दिया जाए। तो क्या है बच्चों कि ये एंगल अगर थीटा माना जाए, इसको थीटा हम लोग माने, तो ये हमारा क्या लिखा हुआ है ये 3 थीटा है। तो क्या होता है बच्चों, देखो आपको हर एक एंगल की वैल्यू तो याद होती नहीं है, लेकिन हमारा जैसे 45 डिग्री 15 डिग्री हमारा 30 डिग्री इनकी वैल्यूज आपको याद होती हैं। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे कंपैरिजन तुरंत कर सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा cos 45 डिग्री हो गया, और ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया cos 15 डिग्री बन चुका है। तो हम लोग तुरंत ऐसा बोल सकते हैं कि ये क्या बन गया 3π अपॉन 4k इज इक्वल टू हमारा 45 डिग्री बन गया। और ये हमारा क्या है कि ये हमारा यहाँ पर देख सकते हैं कि 45 डिग्री को π/4 कर सकते हैं, तो ये पाई कट गया 4 कट गया, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया 3 के बराबर निकल कर आ चुका है। तो ये यहाँ पर k का वैल्यू निकालना था हमको इस क्वेश्चन में, तो वो 3 के बराबर आ गया। आप ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था तो इंटीग्रल वैल्यू ही हो रही होगी, इस एंगल से भी ये भी आपको टाइम को सेव करने में, उस पेपर में आपको टाइम जितना मिनिमाइज कर पाए तो उसमें ये सारी चीजें मतलब रोल अदा करती हैं। तो आप यहाँ से k इज इक्वल टू 3 इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 भी हमारा लास्ट क्वेश्चन है इंटीजर टाइप का। तो हमारे 5 इंटीजर टाइप क्वेश्चन थे आपके, तो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन भी हमारा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का है। लास्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का है, उसमें आपको क्या क्या दिया गया है वो हम लोग बात करते हैं। तो उसमें दिया गया है बच्चों आपको कि ABC साइड्स हो गए, ऐसा दिया गया है कि A इज इक्वल टू 6 है और B इज इक्वल टू क्या है बच्चों 10 के बराबर है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया गया है 15√3 दिया गया है, और एंगल हमारा कौन सा है, एंगल हमारा C इज ऑब्ट्यूज दिया गया है, एंगल ACB इज ऑब्ट्यूज, ऐसा आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई है। तो आपको क्या करना है कि हमारा इन रेडियस आपको निकालना है बच्चों। तो इसमें आपको जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं उनको आप अप्लाई करते चले जाएं। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का
हमारा डिफिकल्ट क्वेश्चन कभी भी नहीं आता है बच्चों, तो आपको कि तो डायरेक्ट फॉर्मूले लगाने होंगे या फिर आपको कुछ हमारा इनइक्वलिटी का यूज करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, तो वो इनइक्वलिटी पे बेस्ड होगा या फिर डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड होगा। इनइक्वलिटी का मतलब ऐसा हुआ कि जैसे हमारा ऐसा कुछ सिचुएशन कर देगा, ऐसा सिचुएशन कि हमारा क्वेश्चन के बीच में ऐसा कुछ रहेगा कि हमारा साइन ऑफ सी, ये हमारा ऐसा कुछ सिचुएशन दे देगा कि ये हमारा इज इक्वल टू 1 के बराबर है, ऐसा कुछ रहेगा। अगर ये ऐसा आपको दे दिया गया तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, इसका भी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है। तो ये दोनों क्या ही होना पड़ेगा, ये दोनों 1 के बराबर होंगे, तभी ये हमारा क्या होगा 1 के बराबर होगा। ABC क्या है, वो एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल है, तो C एंगल है तो वो 0 से 180 के बीच में होगा, तो साइन सी पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये 1 हो गया, मतलब सी हमारा 90 डिग्री हो गया, इसको भी 1 होना था, मीन्स ए इज इक्वल टू बी हो गया। इस तरीके के ये हमारे इनइक्वलिटी पे बेस्ड ही क्वेश्चन होंगे या फिर डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये हमारा एरिया क्या होता है, हाफ ए बी इंटू हमारा क्या होता है साइन सी होता है। तो ए और बी बच्चों क्या दिए गए हैं, ये हमारा 60 हो गया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 60/2 इज इक्वल टू इंटू साइन सी इज इक्वल टू 15√3। इसका मतलब क्या हुआ, साइन सी इज इक्वल टू हमारा √3/2 के बराबर, और सी हमारा कैसा एंगल था, ऑब्ट्यूज था, तो सी इज इक्वल टू 120 डिग्री आ गया। सी 120 डिग्री है, तो आपको ये मालूम होता है कोसाइन रूल से। कोसाइन रूल से बच्चों क्या मालूम होता है कि हमारा कॉस हमारा सी इज इक्वल टू हमारा a² + b² - c² 2ab। अब a और b की वैल्यू मालूम है आपको, c मालूम यहाँ से चल जाएगा, cos ऑफ 120 डिग्री, cos ऑफ 120 डिग्री का वैल्यू -1/2 हो गया। इस तरीके से आप इनको क्या कर सकते हैं कि यहाँ से c साइड आ जाएगी। अगर बच्चों c साइड आपकी आ गई तो फिर क्या कर सकते हैं कि हमारा इन रेडियस का फॉर्मूला होता है, ये सबको याद होता है फॉर्मूला, डेल्टा/एस। डेल्टा एरिया आपको दिया गया है, एस हमारा क्या होता है, एस इज इक्वल टू a + b + c/2 होता है, सेमी पेरीमीटर होता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बच्चों। हमारा कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड है, इसमें हमारे क्या है 3 क्वेश्चन है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन कैसे है कि हमारा पॉलिनोमियल दिया गया है, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 1 + 2x प्लस हमारा क्या है 3x² है प्लस 4x³ है। तो इसमें आपको ये बताना है, इसको ऑब्जर्व करना है। पहले ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे इसके कितने रियल रूट्स हैं, फिर आगे हम लोग सोचते हैं। तो f' अगर किया जाए तो वो किसके बराबर होगा, 2 + हमारा 6x प्लस हमारा 12x², ऐसा हो जाएगा। तो हम लोग इसका अगर d निकालें तो d इज इक्वल टू होगा हमारा, इसको लिखा जा सकता है हमारा 6x² + 3x + 1। तो इसका अगर d निकालें तो हमारा क्या है 9 - हमारा 4 × 6, ऐसा इसके बराबर है, मीन्स हमारा d <0 हो गया। इसका मतलब हुआ कि f' क्या है, हमेशा 0 है, हमें f' क्या है, हमेशा >0 है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये f0 कितने के बराबर है, f0 1 के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर f0 1 के बराबर हुआ तो फिर ये क्या है, ये इंक्रीजिंग ही था, तो इसका ग्राफ हमारा क्या होगा, ऐसे कुछ बढ़ता चला जाएगा इस क्यूबिक फंक्शन का, ऐसा कुछ हमारा ये रहेगा। अब क्या है, अब इस पे आते हैं क्वेश्चन में कि हमारा बोला गया कि लेट s बी द सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। एक ही हमारा रियल रूट है तो उसका सम हमारा क्या बोला गया है, s बोला गया है। मीन्स हमारा t इज इक्वल टू दिया गया है mod ऑफ s। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एक ही रियल रूट है इसका और उसका सम मतलब तो उसी का वैल्यू किसके बराबर है, s के बराबर है। और t इज इक्वल टू हमारा मॉड s कर दिया गया है। s हमारा ये जो भी रूट रहेगा वो निगेटिव रूट रहेगा। तो आपको ये सोचना होगा कि f ऑफ -1 कितना है, f ऑफ -½ कितना है, f ऑफ हमारा -3/4 कितना है। तो आप अगर चेक करें तो f ऑफ -1 कितना होगा बच्चों, वो हमारा <0 आएगा, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और f ऑफ -½
ये एफ ऑफ माइनस आप क्या आएगा हमारा, ये ग्रेटर देन 0 आएगा। और एफ ऑफ -3/4 क्या आता है बच्चों, ये हमारा लेस देन 0 आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता ही है बच्चों। तो फिर क्या होगा कि इसके और इसके बीच में ये रूट हो जाएगा -3/4 और हमारा -1/2। आप चेक कर सकते हैं इन वैल्यूज पे इस फंक्शन का वैल्यू, तो वो अपोजिट साइन का आ रहा है। क्यों ऐसा चेक किया गया, यही वैल्यूज क्यों चेक की गई, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में जो ऑप्शंस है उनमें भी हमारा ये -3/4 -1/2 ये हमारा हिंट उसमें दिया गया है कि मतलब जो भी रूट है वो हमारा निगेटिव होगा। ये हम लोगों ने कंफर्म कर ही लिया है, तो फिर वहां से भी आप ये सारी चीजें सोच सकते हैं। तो द रियल नंबर एस लाइज इन द इंटरवल, तो वो क्या हो जाएगा -3/4 से हमारा -1/2 के बीच में हो जाएगा। ऐसे ही बात करें कि ऐसा बोला गया है कि द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड द लाइन्स x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 ये लाइन हो गया। और हमारा क्या है, और y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू ये 0 लाइन हो गया। और हमारा x इज इक्वल टू टी, बेसिकली ये हो गया हमारा। तो ये हमको आपको क्या करना है कि ये एरिया आपको निकालना है कि ये एरिया कैसे होगा, ये एरिया कैसे निकल कर आएगा। ये हमारा x इज इक्वल टू क्या है, t है। x इज इक्वल टू, अच्छा ओके, x इज इक्वल टू टी हमारा बोला गया, तो t तो हमारा पॉजिटिव वैल्यू था। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि x इज इक्वल टू हमारा जो t होगा यहाँ पर आएगा। तो आपको क्या करना है कि ये रीजन आपको निकालना है, ये एरिया आपको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना होगा। ये हमारा 0 से लगाकर, इस फंक्शन को 0 से लगाकर कहाँ तक इंटीग्रेट करना होगा, t तक करना होगा। तो ये ऐसा बोला गया कि एरिया का भी जो रेंज होगा वो आपको निकालना है। मतलब क्या था, ये t s हमारा बिलोंग्स टू था -3/4 से -1/2, तो t बच्चों क्या हो जाएगा 1/2 से हमारा क्या हो जाएगा 3/4 के बीच में हो जाएगा। तो ये बच्चों इसमें आप अगर इंटीग्रेट करें इसको, तो ये क्या होगा कि x², ये x³ और ये x की पावर 4 आएगा, यहाँ पर ये x आएगा। तो उसमें लिमिट पुट करके आपको उसमें कैलकुलेशन करना होगा, वो रेंज आपको निकालना होगा, एग्जैक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये हमारा एरिया जो होगा, एरिया में कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 0 से लगाकर t, और ये हमारा एफ एक्स इंटू डी एक्स ऐसे किया जाए। अब ये t का वैल्यू हमारा क्या कर लें कि हाफ कर लें यहाँ पर, तब वो एरिया का वैल्यू निकाल लें। वो हमारा मिनिमम वैल्यू होगा एरिया का कि उससे तो बड़ा ही होना पड़ेगा। और t का वैल्यू 3/4 रख दिया जाए बच्चों, तो फिर क्या होगा, वो एरिया का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, मतलब उसी के बीच में एग्जैक्टली आ रहा होगा। लेकिन हमारा क्या है कि हम लोगों जानते ही हैं, हम लोगों ने पूरे सिलेबस कंप्लीट करते समय देखा है कि हमारा क्यूबिक इक्वेशन का जनरल रूट निकालने का हमारा सिलेबस मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए ही ये ऐसे बोला गया है। अगर जनरल मेथड होता तो फिर डायरेक्ट हमारा क्या करता कि ये रूट क्या होता उसको पूछ सकता था। अब ऐसा बोला गया है कि f' जो आया है, ये f' हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग कब है, इसके बारे में बात कर रहा है। मीन्स आपको क्या निकालना है कि f" निकालना है। वो किसके बराबर होगा बच्चों, f" हो जाएगा हमारा 24x प्लस हमारा कितना होगा 6 होगा। मीन्स हमारा अगर 24x प्लस हमारा 6 ऐसा हो गया बिल्कुल, तो 6 कॉमन ले लिया जाए तो 4x + 1 ऐसा बन गया। तो f" ये है। अब इसमें आपको क्या बताना है कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, तो वो यहाँ से आप तुरंत देख सकते हैं कि फॉर x ग्रेटर देन -1/4 इंक्रीजिंग है f' फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है उसके बारे में बात करना है। मतलब f" का साइन आपको बताना पड़ेगा। तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही आसान थे। तो ये 3 क्वेश्चन बच्चों आप सब लोग वहां पर कर सकते थे, तो आपको डरना नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस रखना है। आपको जितने क्वेश्चन करना है उतने जरूर आपको वहां पर मिल जाते हैं। तो आपको ये सोचना है कि किसमें हमारा कम टाइम लगेगा और कौन से क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो हमारा अगला पैराग्राफ है
उसमें भी 3 क्वेश्चन है, तो वो 3 क्वेश्चन क्या है हमारा, वो हम लोग देखते हैं। तीन क्वेश्चन हमारा 15 से, तो 15 से हम लोग अगर बात करें तो इसमें ऐसा बोला गया कि P एक पॉइंट है, P इज इक्वल टू है हमारा, P पॉइंट है 3,4। ऐसा बोला गया इसमें कि एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ये आपको मालूम है कि एलिप्स है, एलिप्स ये हमारा ऐसा देखने में होगा। अगर ये 3,4 पॉइंट का बात करें तो ये हमारा ऐसा कुछ पॉइंट होगा, यहाँ पर होगा 3,4। अब ये अगर ऐसा पॉइंट हो गया, ये इलिप्स बन गया, तो इसमें क्या बोल रहा है कि हमारा टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द पॉइंट, ये इलिप्स ये टचिंग द इलिप्स एट ए एंड बी। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये वर्टेक्स है, तो ये हमारा 3,0 है, तो एक तो हमारा टेंजेंट लाइन यही हो जाएगा और दूसरा आपका क्या होगा, टेंजेंट लाइन ये हो जाएगा। तो ये जो टच करने वाले पॉइंट है इनको नाम दिया गया है, इनका नाम दिया गया है बच्चों ए और बी। ए ये मान लें, ये बी मान लें, तो ए और बी आपको निकालना है। तो ये बिल्कुल आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाला जाए कि आप जानते हैं कि हमारा इस इलिप्स के लिए हमारा जो एम स्लोप का टेंजेंट होता है वो क्या होता है बच्चों, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना हो गया 9, एम स्क्वायर प्लस हमारा क्या होता है बी स्क्वायर, मतलब 4 के बराबर। अब इसको कहाँ से पास करा दिया जाए बच्चों, इसको 3,4 से, तो 4 माइनस हमारा क्या हो गया 3x इज इक्वल टू हमारा स्क्वायर रूट ऑफ ये 9m स्क्वायर प्लस 4 ऐसा बन गया। अब क्या करें हम लोग, इसमें हमारा 4 माइनस 3m इज इक्वल टू ऐसा बन गया। तो आपको अब इसको स्क्वायर कर दिया जाए, तो स्क्वायर करने पर क्या आएगा 16 प्लस 9m स्क्वायर माइनस हमारा 24m इज इक्वल टू 9m स्क्वायर प्लस 4। तो ये 9m स्क्वायर ये कट गया, तो ये आ गया हमारा 12 इज इक्वल टू 24m ऐसा आ गया। मीन्स m इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, हाफ के बराबर आ गया। तो m इज इक्वल टू हाफ है, 3,4 से पास करने वाला। देखो यहाँ से m में एक्चुअल में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ m स्क्वायर का टर्म कट गया। इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि कोई भी एक लीनियर इक्वेशन है तो उसको हम लोग क्या मानते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक रूट क्या है बच्चों, इन्फिनिटी है। तो m इज इक्वल टू इन्फिनिटी एक हमारा इसका स्लोप का वैल्यू हो जाएगा और एक m इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा। तो अगर दोनों टेंजेंट इक्वेशन हम लोग लिखें तो वो टेंजेंट की इक्वेशन बिल्कुल आप आसानी से लिख सकते हैं यहाँ से कि हमारा y इज इक्वल वाई माइनस 4 इज इक्वल टू हाफ x माइनस 3। एक ये टेंजेंट हो जाएगी और दूसरी टेंजेंट क्या होगी, x इज इक्वल टू 3। तो ये दोनों टेंजेंट की इक्वेशंस हो गई बच्चों। तो ये दोनों इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, तो फिर अब ये सारे ये पॉइंट ए आपको मालूम है, बी पॉइंट आप तुरंत कंपैरिजन वगैरह करके आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। वो कंपैरिजन कैसे करते हैं आप यहाँ से फिर से देख लें कि हमारा अगर मान लिया गया कि x1 y1 पॉइंट है, तो x1 y1 पॉइंट पे टेंजेंट क्या है, टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, x x1 अपॉन 9 प्लस y y1 अपॉन क्या होता है 4 इज इक्वल टू 1। अब उसको भी हमारा इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये ऐसा आ जाएगा, ये हमारा 2 इधर ले लें तो 2y, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, 2y माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। मीन्स हमारा ये क्या हुआ 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या हुआ 5 के बराबर। तो ये बन गया हमारा माइनस एक्स अपॉन 5 प्लस हमारा 2y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। ये दोनों सेम लाइंस हैं, तो यहाँ से कंपैरिजन करके आप बोल सकते हैं कि x1 अपॉन 9 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, माइनस 1/5 होगा। और हमारा 2/5 इज इक्वल टू क्या होगा, y1 अपॉन 4 होगा। इस तरीके से ये x1 y1 जब आपके पॉइंट आ गए तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि इन तीनों पॉइंट्स से बनने वाला जो ट्रायंगल होगा, अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अगले क्वेश्चन में बच्चों आपको करना था एक तो ए और बी पॉइंट निकालना था, वो आप निकाल सकते हैं
दूसरा है हमारा, दूसरा ये है कि हमारा ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल पीएबी। तो ऑर्थो सेंटर आपको निकालना है, तो तीन हमारे जब ये पॉइंट्स ही पता चल गए तो आप ऑर्थो सेंटर कैसे निकाल सकते हैं कि ये दो इससे परपेंडिकुलर लाइन और इससे ये परपेंडिकुलर लाइन हमारी क्या होगी वो तुरंत आप निकाल सकते हैं। तो ये पॉइंट हमारा जो आएगा यही हमारा ऑर्थो सेंटर निकालना आपको आता है। कैसे निकाल सकते हैं कि आप क्या करें कि हमारा इस साइड से परपेंडिकुलर लाइन ये कर दें और ये परपेंडिकुलर इससे क्या होगा y इक्वल टू सम कांस्टेंट होगा, तो तुरंत निकाला जा सकता है। अब ये बोला गया है कि द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ द पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P एंड द लाइन AB लाइन का इक्वेशन तुरंत क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट तुरंत आप निकाल सकते हैं, t इक्वल टू 0 से आ जाएगा। तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ ए बी। इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होगा बच्चों, इक्वेशन ऑफ ए बी हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा x/3 प्लस y बाई हमारा क्या होगा, y बाई हमारा क्या रहेगा, ये 3 कट गया तो x/3, ये हमारा y इंटू 4 मतलब 4 कट गया, y इक्वल टू 1। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ ए बी हो गया। तो अब बच्चों क्या करना है कि h, k मान लें, h, k का डिस्टेंस P से और इसे स्ट्रेट लाइन से बराबर कर दिया जाए। तो ये क्या होता है कि हमारा पैराबोला आ जाएगा। तो पैराबोला इसेंट्रिसिटी 1 पे ही ऐसा सिचुएशन हो रहा होता है। ये लाइन ए बी क्या काम करेगी, डायरेक्ट्रिक्स का काम करेगी, ये पी पॉइंट क्या करेगा, फोकस का काम करेगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये बहुत ही तीनों के तीनों हमारे आसान क्वेश्चन थे, तो इनको भी आप बिल्कुल कर सकते थे। अब हमारा क्या है कि दो हमारे मैट्रिक्स मैचिंग है, तो उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 भी हम लोग देखते हैं कैसे क्या कर पाएंगे हम लोग। तो 18 नंबर है बच्चों, 18 नंबर का अगर पहला पार्ट डिस्कस करें तो ये दिया गया हमारा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन है। तो ये हमारा मॉडुलस ऑफ z माइनस आई टाइम्स मॉडुलस ऑफ z ऐसा इज इक्वल टू z प्लस आई टाइम्स मॉडुलस ऑफ z ऐसा लिखा गया है। तो बच्चों आप लोग जानते हैं कि Z1 और Z2 दो अगर फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो अगर ऐसा बोला जाए कि मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z माइनस Z2, तो अगर हमारा ये आर्गेंट प्लेन लिया जाए, ये Z1 है ये Z2 है हमारा, तो हमारा ये क्या होता है, Z उन पॉइंट का लोकस जहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। तो वो क्या आता था बच्चों, ये हमारा ये हमारे Z1 और Z2 का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता था वो आता था। ये अगर नंबर का बात करें तो ये क्या होगा, ये हमारा ऐसे समझा जा सकता है मॉडुलस ऑफ आई टाइम्स आर। तो ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है इज इक्वल टू Z प्लस आई आर, ये ऐसा बोला गया है। तो ये हमारा जो भी नंबर होंगे तो ये दोनों यहाँ पर होंगे। तो Z अगर हम लोगों का Z का लोकस चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा आएगा, वो हमारा ये रियल एक्सिस है इसी में आएगा, इसी में आएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों पॉइंट से हमारे उसकी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। मतलब ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। तो आप बोल सकते हैं कि वो क्या आएगा, वो y इज इक्वल टू 0 या फिर रियल एक्सिस ही हमारा क्या होगा, इसका लोकस हो जाएगा z का। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसमें अगर बात करें कि अगला हमारा क्वेश्चन अगला पार्ट था, अगला पार्ट हमारा क्या है बच्चों, अगला पार्ट है कि द सेट ऑफ, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ये हमारा जनरल कैटेगरी के क्वेश्चन है। तो बी पार्ट था बच्चों कि मॉडुलस ऑफ z प्लस 4 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z माइनस 4 इज इक्वल टू 10। मॉडुलस ऑफ z प्लस 4 प्लस मॉडुलस ऑफ z माइनस 4 इज इक्वल टू 10 के बराबर है। तो फिर क्या करना है कि इसमें z का लोकस, तो बच्चों क्या है कि ये हमारा ऐसा लिखा हुआ है pa प्लस pb इज इक्वल टू हमारा 10 है और वो ग्रेटर देन क्या है ab है। तो ये हम लोग जानते ही हैं कि क्या होता है लोकस ऑफ p, लोकस ऑफ p क्या रहता है बच्चों, वो हमारा क्या रहता है, इलिप्स होता है। इलिप्स कैसे, इलिप्स का हमारा ये डेफिनेशन ही था कि दो फिक्स्ड पॉइंट क्या क्या हो गए, -4,0 हो गया, 4,0 हो गया, एक p मूविंग पॉइंट है जिसका सम क्या हो जाए हमारा, ये हमारा PAB ऐसा।
तो पी ए प्लस पी बी अगर कांस्टेंट हो जाए और वो कांस्टेंट क्या रहे, ए बी से हमारा बड़ा रहे, तो फिर हम लोग बोल सकते हैं तुरंत कि क्या होता है कि हमारा वो लोकस पी का क्या आता है, इलिप्स आता है। यही अगर बोल दिया जाए कि पी ए माइनस पी बी का डिफरेंस, पी ए माइनस पी बी का मॉडुलस वो इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट लेस देन ए बी हो जाए तो लोकस क्या होता था बच्चों, वो हमारा लोकस होता था हाइपरबोला होता था। तो ये क्वेश्चन भी हमारा जनरल टाइप का क्वेश्चन है, ये सब जगह आपको मिल जाएगा। तीसरा पार्ट भी हमारा क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है, वो हमारा लोकस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो वो क्या है, ऐसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। उसमें ऐसा दिया गया कि मॉड ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 2 के बराबर जेड इज इक्वल टू ओमेगा माइनस 1 अपॉन ओमेगा, इसका जेड का लोकस बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों कैसे करते हैं कि इसका मतलब हुआ ओमेगा कहाँ पर लाई करेगा, 2 रेडियस के सर्कल में लाई करेगा। तो 2 रेडियस के सर्कल में लाई करेगा तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या मान सकते हैं, 2 cos थीटा प्लस आई 2 sin थीटा माना जा सकता है। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, जेड इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस आई 2 sin थीटा माइनस ये हमारा ओमेगा बार अपॉन क्या बन जाएगा, ये हमारा ओमेगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा बार इंटू ओमेगा बार, ऐसे लिखा जाए तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 4 के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, 2 cos थीटा प्लस आई 2 sin थीटा माइनस हमारा क्या रहेगा, माइनस बन जाएगा 2 टाइम्स cos थीटा माइनस आई 2 टाइम्स हमारा sin थीटा, ऐसा अपॉन 4 रहेगा। तो आप ये देख सकते हैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आपस में कंबाइन कर लें। ये 1/2 है, ये 2 था, इसका मतलब ये 3/2 cos थीटा हुआ, और ये क्या रहेगा, ये प्लस में होगा 1/2 तो प्लस 5/2 आई साइन थीटा, ऐसा बन गया। तो जेड का लोकस आपको निकालना है, जेड इज इक्वल टू क्या मानते हैं जिसका लोकस निकालना है, एक्स प्लस आई वाई माना जा सकता है। तो इसका लोकस बच्चों क्या आ जाएगा, इलिप्स निकल कर आ जाएगा। ऐसा होगा कि एक्स इज इक्वल टू 3/2 cos थीटा और y इज इक्वल टू क्या है 5/2 sin थीटा। तो ये थीटा एलिमिनेट करना है, तो ये हमारा 2 इधर ले जाएं 3 इधर ले जाएं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2/3 टाइम्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2/5 टाइम्स y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इलिप्स हो जाएगा। तो अब इसका इस इलिप्स का बस आपको यही बताना था कि ये हमारा जो भी लोकस है इसका क्या निकल कर आ रहा है। आप ये स्टैंडर्ड इलिप्स है, आप इसके सारे पैरामीटर्स भी निकाल सकते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, आंसर दे पाएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल वही सेम कैटेगरी का इसी टाइप का क्वेश्चन है कि हमारा उसमें डी पार्ट में क्या दिया गया है बच्चों कि मॉड ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब सिंपल सा क्या हुआ, ओमेगा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के बराबर हो गया। तो आपको जेड इज इक्वल टू ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा, इसका लोकस निकालना है। तो जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो गया, और ये हमारा क्या रहेगा, ये रहेगा प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ऐसा हो जाएगा। मीन्स जेड इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 cos थीटा के बराबर आ गया। मीन्स हमारा जेड क्या है, प्योरली रियल नंबर है। और ये cos थीटा कहां से कहां तक हो सकता था बच्चों, cos थीटा का वैल्यू -1 से +1 हो सकता था। तो ये हमारा जेड क्या होगा, -2 से +2 के बीच में कहीं पर भी हो सकता है। रियल एक्सिस में, रियल एक्सिस में कहीं पर भी हो जाएगा आर्गेंट प्लेन में। तो ये आप पैराग्राफ ये कर सकते हैं। तो बस लास्ट हमारा क्वेश्चन है, लास्ट हमारा मैट्रिक्स मैचिंग है, तो उसको कैसे करेंगे उसका पहला। तो बच्चों ये 19th क्वेश्चन का हम लोग कौन सा पार्ट डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये जो डायग्राम बना हुआ है इसमें 2 लाइंस दी गई हैं, 2 लाइंस दी गई हैं, और ऐसा बोला गया कि हमारा ये पी क्यू का लेंथ निकालना है। अगर एक लाइन कोई ओरिजिन से पास करने वाली क्या करती है ये हमारा इन दोनों लाइंस को P और Q पॉइंट पे कट करती है। तो बच्चों क्या कर सकते हैं आप इसमें कि आप क्या करें कि यहाँ से जो हमारा क्या हुआ कि ये पॉइंट अगर बनाए जाए, मान लें कि P पॉइंट हमारा क्या निकल कर आएगा, Q पॉइंट जनरल पॉइंट मान लिया जाए। तो अब ऐसे सोच सकते हैं कि ये जो PQ से PQ जनरल पॉइंट ऐसे माना जा सकता है, इसको लेमडा मान लें, इसको म्यू के बराबर मान लिया जाए। तो यहाँ से आ जाएगा लेमडा +2
-2 लेमडा प्लस 1 और लेमडा -1, और ये आ जाएगा 2 म्यू प्लस 8/3 कॉमा हमारा ये माइनस म्यू -3 और ये हमारा म्यू प्लस 1, ऐसा आ जाएगा। अब ये पी क्यू से हमारे जो डी आर्स बनेंगे, पी क्यू से हमारे डायरेक्शन रेशियो जो बच्चों बनेंगे वो, और ओरिजिन से और क्यू के जो पी के जो डायरेक्शन रेशियो हैं वो क्या होने चाहिए, वो प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो आप यहाँ से बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे कि हमारा क्या है कि ओपी जो है इसके हमारे डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए गए, पी पॉइंट ये माना गया था, और पी क्यू का हमारा क्या किया गया, पी क्यू किया जाए। ऐसे भी सोच सकते हैं यहाँ से कि ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये होना चाहिए। अब इन दोनों की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, लेमडा और म्यू की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें बच्चों अब दूसरा पार्ट भी बिल्कुल क्या है, आसान है कि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे इक्वेशन दी गई थी कि tan इनवर्स x प्लस 3, तो tan इनवर्स x प्लस 3 tan इनवर्स x प्लस 3 माइनस tan इनवर्स x माइनस 3 इज इक्वल टू हमारा क्या है, साइन इनवर्स 3/5। अब साइन इनवर्स 3/5 है, ये अल्फा मान लें, ये 3 हुआ, ये 5 हुआ, ये 4 हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा हमारा साइन, इसको tan इनवर्स क्या लिखा जा सकता है, tan इनवर्स 3/4 के बराबर लिख सकते हैं। तो अब बच्चों इसमें आपको कैसे सॉल्व करना होता है इस टाइप की इक्वेशन को, उस पे अगर बात करें तो उस पे ऐसे आप सोच सकते हैं कि क्या करते हैं हम लोगों का, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू एक तीसरा एंगल दिया गया है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, दोनों तरफ आप tan ले लें, दोनों तरफ tan लेंगे तो वहां से क्या होगी, x में एक सिंपल इक्वेशन बनेगी, वहां से जो वैल्यूज आती हैं तो उनको क्या करना पड़ता है, क्रॉस चेक भी आपको करना पड़ता है। तो अगर tan दोनों तरफ ले लिया जाए तो tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू हमारा tan ऑफ tan इनवर्स 3/4, मतलब क्या हुआ, ये 3/4 हो गया, और ये किसके बराबर रहेगा, ये x प्लस 3 माइनस x माइनस 3 अपॉन ये 1 क्या होगा, 1 प्लस एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 3/4। तो ऊपर आ गया हमारा 6 के बराबर, नीचे आ गया हमारा ये एक्स स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 3/4। तो ये 3 कट गया, तो ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू हमारा 8 के बराबर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मीन्स एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। ये वैल्यूज आ चुकी हैं, आप इन वैल्यूज को चेक कर लें कि आप ये हमारा इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो +4 के लिए हम लोग इधर देखें लेफ्ट हैंड साइड, तो वो क्या बन रहा है, tan इनवर्स 7 माइनस tan इनवर्स 1। तो क्या है कि आप बच्चों इसको अगर देखें तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल ये हमारा 0 से π/2 के बीच में ये 45 डिग्री, लेकिन ये 45 डिग्री से बड़ा होगा, तो ये बेसिकली 0 से 90 डिग्री के बीच में ही है। तो ये वैल्यू बिल्कुल अपनी ली जा सकती है, बिल्कुल ले सकते हैं हम लोग। तो ये क्या होगा, ये भी एक्सेप्टेबल हो जाएगा। इसी तरीके से -4 भी रखें तो भी यही सेम इक्वेशन बनती है बच्चों। तो ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, एक्सेप्टेबल हो जाएंगी। अब हमारा क्या है कि इसमें तीसरा, तो ये 19th क्वेश्चन का हम लोग सी पार्ट करते हैं। तो इसमें क्या क्या दिया गया था और हमको क्या निकालना था। इसमें दिया गया है कि a और b हमारे क्या है, नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। a डॉट बी इज इक्वल टू 0 के बराबर है, और b माइनस a डॉट ऐसा लिखा गया है इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू ऐसा है, तो म्यू का वैल्यू निकालना है। a b c ये भी हमारा कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। तो बेसिकली बच्चों इसमें आप ये कर सकते हैं कि a का वैल्यू ये लिखा हुआ है, तो अब इसमें आप क्या करें कि यहाँ पर ये रख दें, यहाँ पर रख दें a का वैल्यू, तो बन गया म्यू b प्लस 4c ऐसा बन गया, और डॉट हमारा b इज इक्वल टू किसके बराबर बन गया, 0 के बराबर। तो इसका मतलब हुआ हमारा कि म्यू टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर प्लस हमारा 4b डॉट c इज इक्वल टू 0 के बराबर है। मीन्स हमारा b डॉट c इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, ये हमारा आ गया माइनस म्यू बाई 4 हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर, ये आ चुका है। अब आप इसमें क्या करें
कि इसमें भी एक, इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर आएगा माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ये प्लस हमारा बी डॉट सी आएगा, और ये क्या आएगा हमारा माइनस इज इक्वल टू ए डॉट सी के बराबर होगा, ऐसा बनेगा। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं का वैल्यू फिर से ये यूज कर लिया जाए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस हमारा बी डॉट सी का वैल्यू हो गया माइनस म्यू बाई 4 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू अब ए का वैल्यू यहाँ पर रख दिया गया, तो ए का वैल्यू रखने पर क्या होगा म्यू टाइम्स बी प्लस हमारा क्या होगा 4c ऐसा डॉट सी। इसका मतलब क्या हुआ, ये बन गया हमारा म्यू बी डॉट सी ऐसा, और ये प्लस हमारा 4 मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर ऐसा बन गया। बी डॉट सी का वैल्यू फिर से हम लोग यहाँ पर रख दें तो वो क्या बन जाएगा म्यू, और बी डॉट सी का वैल्यू था माइनस म्यू अपॉन 4, और ये हमारा क्या आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, और ये 4 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस माइनस म्यू बाई 4 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। बेसिकली ये जो हमारी वेक्टर इक्वेशंस होती हैं बच्चों, तो इसमें आपस में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके डॉट लेके क्रॉस लेके ऐसे ही हमको अप्रोच करना होता है। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों कि हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये हमारा म्यू का फंक्शन आ जाएगा, ये हमारा फंक्शन ऑफ म्यू आएगा। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर अगर सारे टर्म्स को इधर लेकर आ जाएं बी स्क्वायर वाले, तो यहाँ से एक हमारी ये इक्वेशन बनेगी और दूसरी इक्वेशन बच्चों कहाँ से बनेगी कि इस रिलेशन से, इस रिलेशन को हम लोगों ने यूज नहीं किया है, तो ये हमारा क्या है 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस ए का वैल्यू हमारा किसके बराबर था, ए का वैल्यू था हमारा म्यू टाइम्स हमारा बी माइनस क्या बन गया हमारा 4 टाइम्स सी वेक्टर ऐसा बन गया। तो अब इन दोनों को आप स्क्वायर करें तो क्या होगा बी डॉट सी का वैल्यू आपको बी स्क्वायर के टर्म्स में मालूम है बच्चों, तो यहाँ से भी क्या होगा आप स्क्वायर करें तो 4 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी डॉट सी इज इक्वल टू ऐसा इज इक्वल टू क्या आएगा, ये हमारा आया होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर 1 माइनस म्यू का होल स्क्वायर ऐसा प्लस 16 टाइम्स हमारा क्या आया होगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर, और ये क्या आएगा होगा -8 टाइम्स हमारा आया होगा -8 टाइम्स आया होगा 1 माइनस म्यू और हमारा बी डॉट सी ऐसा रहा होगा बच्चों। तो बी डॉट सी का वैल्यू आपको ये मालूम है यहाँ पर रख दें, तो फिर से आप मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर म्यू का फंक्शन आएगा, उन दोनों से क्या होगा म्यू में हमारी एक सिंपल इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनेगी, वहां से आप बिल्कुल क्या कर सकते हैं आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।